नमस्कार दोस्तों, इनफोकस लेवल एकेडमी के ऐप पर स्वागत है। और मॉडर्न हिस्ट्री का हस्ताक्षर में आनंद आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ, मुखातिब हुआ हूँ आपसे। इतिहास का ये जो चैप्टर है, ये सिर्फ इतिहास के लहजे से नहीं, आपके भारत की गौरवशाली परंपरा और ये कह सकता हूँ कि राजनीतिक और सांस्कृतिक सामाजिक हर पहलू से बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। आज का टॉपिक है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 का संग्राम। ठीक है, तो 1857 का संग्राम जो है, टॉपिक काफी बड़ा पड़ जाता है और काफी ज्यादा फैक्चुअल भी है। ठीक है, इससे आपके आरओ यारो की परीक्षा में फैक्चुअल चीजें जो बन सकती है वो तो पूछी जाती हैं। आपके यूपीपीसीएस के मेंस परीक्षा में भी आज भी इससे जुड़े कभी न कभी जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस 150 या 200 शब्दों में पूछ लिए जाते हैं। हालांकि टॉपिक काफी पुराना हो चुका है, काफी ज्यादा इससे पूछा जा चुका है, इसलिए नए प्रश्नों की बनने की संभावनाएं कम रहती हैं, क्योंकि हर एक आयाम से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। लेकिन प्रीलिम्स की परीक्षा में, जैसे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की बात कर लूं या आरओ या एआरओ जैसी परीक्षा की बात कर लूं, तो अभी भी बहुत सारे प्रश्न बनने की गुंजाइश यदा कदा बनी रहती है। ठीक है, 1857 का जो संग्राम है, अब चूंकि ये बड़ा चैप्टर है तो इसको हम रैंडमली कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते, है कि नहीं। जब भी लक्ष्य बड़े हों तो हमें योजना की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही जब टॉपिक बड़े हों तो उसको पढ़ने के लिए हमें ना एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ठीक है कि नहीं। जैसे 57 के संग्राम का जो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, कारणों पर चर्चा करेंगे, 1857 का संग्राम जो है वो हुआ क्यों, है कि नहीं। जब कारणों पर जाएंगे तो उसके बाद हम जो घटनाएं हुई, ठीक है, घटनाएं व घटनाओं के जो नायक थे उनसे जुड़ी बातें समझेंगे। ठीक है, तीसरा जो है इसकी असफलता के कारण पर हम चले जाएंगे। देखिए, मुद्दे कई बनते हैं, बट ये है कि अगर हमें प्रीलिम्स को ध्यान रखना है तो थोड़ा फोकस होकर पढ़ना है। तो तीसरे संभाग में हम क्या पढ़ेंगे, इसके असफलता के कारण पढ़ेंगे। ठीक है, 1857 के अगर हम कारणों की चर्चा कर ले तो आपको बहुत सारे कारण, देखिए पहले भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो कुछ इसी प्रकार से शुरुआत हुई है, बट फिर भी देख लेते हैं। जैसे 1857 के अगर हम कारणों की चर्चा कर लेंगे तो एक तरफ आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर राजनीतिक कारण, ठीक है, फिर आपको देखना पड़ेगा धार्मिक कारण, फिर आपको देखना पड़ेगा आर्थिक कारण, फिर आपको जो है सामाजिक कारण देखने पड़ेंगे, और फिर सैन्य एवं तत्कालीन कारण, जो कि सैन्य से उठे थे। ठीक है, घटनाओं एवं नायकों वाला चैप्टर काफी लंबा हो जाता है, क्योंकि इसमें एक एक भारत के क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे, और मैं आपको ये वाला टॉपिक भी मैप के थ्रू ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ताकि आपको वो घटनाएं सब जो है नोट्स और मैप दोनों के तौर पर प्राप्त होती रहे। अब चूंकि भूगोल भरा है भीतर, तो मैप तो निकल के आएगा ही बाहर, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि घटनाओं के कारणों पर या नायकों पर बाद में जाएंगे, असफलता के कारणों पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के संग्राम के कारण क्या थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इतिहासकारों ने कई जगहों पर, अब यहाँ पर इस मैप को हम फिर बर्बाद नहीं करेंगे, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रांति क्या होती है। ठीक है, क्या ये विद्रोह था या क्रांति थी। तो दोनों शब्दों को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक इस चैप्टर के प्रति और इस घटना के प्रति अपनी एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण को हम विकसित नहीं कर पाएंगे। 1857 का संग्राम क्या विद्रोह था या क्रांति था, उसके गहराई में जाने पर हमें ये ज्ञात होगा कि ये सच में वास्तव में था क्या। दोनों शब्दों की चर्चा कर लेते हैं कि एक क्रांति क्या होती है और एक विद्रोह क्या होता है। सबसे पहले विद्रोह शब्द की चर्चा करते हैं। तो विद्रोह यानी आप किसी एक जड़ होती जा रही व्यवस्था के प्रति जब आक्रोशित होकर रिस्पॉन्स करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसे विद्रोह कहा जाता है। और विद्रोह अक्सर जो है आपके अहिंसक प्रकृति से ज्यादा हिंसक प्रकृति या प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, जैसे बाई चांस एक छोटा सा एग्जाम्पल को मैं समझाता हूं आपको कि कब आप विद्रोह करते हैं और कब आप क्रांति करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, बहुत कनेक्ट करके सुनिएगा मेरी बात। जैसे बाई चांस मान लो आप सुन रहे हैं या सुन रही हैं, जो भी हैं, उनके जो सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं, जिनका नंबर व्हाट्सएप पे लव सिंबल से सेव किया जाता है, मान लेते हैं कि वो जो भी हैं या जो भी सुन रही हैं सुन रहे हैं, मान लेते हैं कि उनके साथ जो लोग भी हैं वो बड़े कमांडिंग और डोमिनेटिंग स्टाइल के हैं, है कि नहीं। अब जैसे उदाहरण देता हूँ, पुरुष के तौर पर मूलतः क्या होता है कि पुरुष डोमिनेटिंग स्टाइल में रहता है। तो मान लेते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप पे लगातार डोमिनेट करता है। आप कहीं घूमने जा रही हैं तो आपसे बोलेगा कि भाई ऐसी जगह पे मत जाओ जहाँ भीड़ ज़्यादा हो। आप जब कॉलेज चुनने जाती हैं तो आपसे मना किया जाएगा कि भाई ऐसा कॉलेज मत चुनो जहाँ लड़के ज़्यादा हैं, है कि नहीं। या ऐसे दोस्तों के संग जो है सर्कल में मत रहो जहाँ लड़के ज़्यादा हैं। बहुत तरह की जो है आपकी पाबंदियाँ आपके ऊपर जो है लगाई जाएंगी। अब चूंकि आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, इसलिए हो सकता है कि एक हद तक तो आप उसकी बात सुने, ठीक है। लेकिन
धीरे धीरे तो आपके मन में असंतोष पलेगा ना, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता आपसे छीनी जा रही है। अब ये जो असंतोष आपके मन में पलेगा, ठीक, ये कब विद्रोह और कब क्रांति कहलाएगा, देख लेते हैं आगे बढ़कर। आपने कुछ समय तक क्या किया, इस चीज को लगातार अवॉइड किया, लेकिन हर एक असंतोष का कभी ना कभी तो चरम आएगा ना। अब एक दिन हुआ यूं कि आप इनके साथ गए और गोलगप्पे खाने गए, जो कि भारत का राष्ट्रीय डिश बन चुका है, और कहीं ना कहीं प्रेमी जोड़ों द्वारा इसे काफी जो है महंगा भी किया जा चुका है। देश की जीडीपी में गोलगप्पों का भी जो है हिसाब लगना चाहिए, कितना हिसाब गोलगप्पे अपनी जीडीपी की भूमिका में जो है अपना अदा कर रहे हैं। तो भाई मान लेते हैं कि आप गोलगप्पे की दुकान में गई, या आप गए, कहीं ज्यादा कर लेते हैं कि कहानी को हम फीमेल पोर्ट्रेट करके या फीमेल प्रोटेगनिस्ट के थ्रू देख रहे हैं। अब गोलगप्पे की दुकान पे आप जाती हैं और आपको 4-5 प्रकार के जो है टेस्ट वाले पानी मिलते हैं, तो आपको लाजिम है कि पसंद बहुत आएगा। और जैसे ही आपने गोलगप्पे के लिए जो है अपना वो जो बाउल छोटा सा देता है वो आगे किया, और गोलगप्पा वाला गोलगप्पा दे रहा था, आपके साथ जो चल रहे महोदय हैं उन्होंने उस गोलगप्पे वाले का हाथ पकड़ लिया। क्या बोला? गोलगप्पे खाओ कोई दिक्कत नहीं, बट किसी लड़के के हाथ से नहीं। तो ये जो आपके मन में पल रहा असंतोष है, उसका चरम है। और जब इस असंतोष का चरम पहुंचेगा तो आपके मन में जो क्रोध की अग्नि भड़केगी वो किसी न किसी प्रतिक्रिया के तौर पर बाहर आएगी, और आपका बायां हाथ उनका दायां गाल एक दूसरे से बड़ा गंभीर और कठोर सा स्पर्श महसूस करेंगे। ये जो उनके गाल पे आपने तमाचा मारा है, ये विद्रोह है, क्रांति नहीं। क्रांति कब होगी? क्रांति तब होगी जब ऐसे व्यक्ति को, जो कि आपकी स्वतंत्रता का हनन करता है, आपके सम्मान का हनन करता है, उसको बदल कर एक बेहतर इंसान को चुनेंगे, तब ये क्रांति कहलाएगी। यानी विद्रोह और क्रांति में मूल फर्क ये होता है कि विद्रोह व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करता, जबकि क्रांति जो होती है वो तब मुकम्मल मानी जाती है जब व्यवस्था परिवर्तन भी शामिल हो। केवल एक जड़ हो चुकी, खराब हो चुकी या असंतोष से भरी चेतना, या सॉरी माफ करिएगा, व्यवस्था के प्रति अगर आप प्रतिक्रिया मात्र देते हैं, उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकते हैं, तो ये आधी क्रांति हुई। क्रांति तब कहलाती है पूरी जब उस पुरानी हो चुकी, जड़ हो चुकी व्यवस्था को आप ना केवल फेंकते हैं, उससे ज्यादा बेहतरीन मानवोपयोगी व्यवस्था को लागू करके जिस उद्देश्य के लिए आपने क्रांति की थी, उस उद्देश्य को पूरा करते हैं। ये मैंने आपको विद्रोह और क्रांति दोनों शब्दों के बारे में बता दिया। अब आप 1857 विद्रोह था या क्रांति थी, ये आप खुद जान लीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है आपके सामने तथ्य रखना, ना कि अपने किसी माइंडसेट के थ्रू आपको कहीं पर लीड करना। दोनों शब्दों का क्या अर्थ है मैंने आपको बता दिया है। अब 1857 क्या था, ये आप अपने विवेक पर निर्धारित कर लीजिएगा। हम चलते हैं कारणों पे, ठीक है। तो अगर हम कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कारण चर्चा कर लेते हैं कि 1857 में राजनीतिक कारण क्या थे। 1857 में ऐसा क्यों हुआ कि कई देशी रियासतों के जो है राजे रजवाड़े के जो लोग हैं वो आपस में जो है एक गुट का निर्माण करते हैं, और 1857 में क्या करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ एक पूरा का पूरा सशस्त्र संघर्ष करते हैं। जब राजनीतिक कारणों की हम चर्चा करेंगे तो राजनीतिक कारणों में आप ध्यान से देखिए राजनीतिक कारण, ब्रिटिशर्स द्वारा जब भारत की विजय की जा रही थी तो लगातार कुछ न कुछ ऐसा एक लंबे समय से किया जा रहा था जो कि भारतीय राजाओं की गरिमा और उनके अस्तित्व दोनों पर चोट कर रहा था। और जब उनकी गरिमा और अस्तित्व दोनों पर चोट होगी तो उसका जो है प्रभाव जो है भारतीय राजे रजवाड़े शासन में देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही कि नहीं? और ऐसा क्यों देखने को मिलेगा? क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का जिस प्रकार से भारत पर धीरे धीरे विस्तार हो रहा था, उसी प्रकार से देशी रियासतों के मन में अपने अस्तित्व के प्रति जो है एक डर पैदा हो रहा था कि अंग्रेजों के रहते किसका शासन रहेगा और किसका शासन जाएगा। ठीक है। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले मुगल शासकों के प्रति दुर्व्यवहार से। कब से? दुर्व्यवहार से। 1803 में मुगल जो शासक हैं वो आपके अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुगल शासक अंग्रेजों के संरक्षण में कब कब आए। जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तब अंग्रेज जो है मुगल जो है अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए थे। इसके बाद 1772 में पेशवा माधवराव द्वारा इनको उससे मुक्त करके दिल्ली में पुनः स्थापित किया जाता है। इसके बाद 1803 में क्या होता है, मुगल शासक फिर से अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब यहाँ पर जो है जब ऐसी कहानी आती है कि अंग्रेज ही इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक घटना बड़ी प्रसिद्ध हो जाती है कि लॉर्ड एमहर्स्ट ने जो मुगल शासक अकबर सेकंड थे उनसे बोला कि हमसे जरा बराबरी से बातचीत करो। इसके पहले अदब ये था कि मुगल बादशाह ऊपर बैठे थे और एमहर्स्ट साहब को वहां पे बकायदा उनकी कोर्ट में जाके जो है सजदा वगैरह करना पड़ता था। लेकिन अभी एमहर्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर आप मुगल बादशाह हैं कोई बात नहीं, आप हमसे बराबरी से मिलिए। तो मुगल शासकों के प्रति जो है आपके जो दुर्व्यवहार है उससे इसकी शुरुआत हो जाती है। बाद में आप ये समझिए कि मुगल बादशाह को लगातार अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग नजराने, कीमती तोहफे ये सब भेजा करते थे। लेकिन एलन ब्रो के शासनकाल के बाद से क्या होता है कि मुगलों को किसी प्रकार के कीमती तोहफे या इस प्रकार की चीजें भेजी जानी बंद हो जाती है। ठीक है। और जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जब लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल आता है तो लॉर्ड कैनिंग महोदय ने यह घोषणा कर दी कि 1856 के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद किसी को भी बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी।
तो यहां पर ये केवल मैं आपको बता रहा हूं तब जबकि आप देख रहे हैं कि ये केवल मुगल बादशाहों के संदर्भ में बातचीत हो रही है, ठीक है कि नहीं। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो डलहौजी का जो राजहड़प सिद्धांत है उसके पहले जो वेलेजली का सिद्धांत आया, इन दोनों ने कहीं ना कहीं भारतीय राजाओं के मन में एक फूट डाली। तो मुगलों से दुर्व्यवहार ये पहला कारण बन जाता है। मुगलों से दुर्व्यवहार, देखिए अब ये दुर्व्यवहार लिखने में मुझे चुनौतियां जो है मिल रही हैं, तो मैं बदतमीजी लिख दे रहा हूँ, ठीक। क्योंकि अगर दुर्व्यवहार गलत लिख दिया तो मोहित सर जानते हैं ये पार्ट एडिट करके पहले हमको डांटेंगे, इसके बाद दुर्व्यवहार लिखना सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मुगलों से बदतमीजी की जाती है, और इसके बाद आप क्या देखेंगे कि सहायक संधि एक टूल लेकर आया था वेलेजली। क्या लेकर आया था? सहायक संधि। और जो सहायक संधि वेलेजली लेकर आया था, इसने क्या किया, इसने देशी रियासतों की संप्रभुता समाप्त की। क्या समाप्त की? संप्रभुता समाप्त की। इसकी बातचीत हमसे आपसे पहले भी हो चुकी है। इसके बाद आपके डलहौजी महोदय आ जाते हैं, और डलहौजी महोदय क्या करते हैं, हड़प नीति लेकर आ जाते हैं, ठीक है। अब वेलेजली साहब संप्रभुता समाप्त करने आए हैं, और हड़प नीति ने तो राज्यों का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। आ रही बात समझ? तो यहां पर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, धीरे धीरे भारतीय रियासतों को पहले घेरेंगे, इसके बाद उनको समाप्त करने की योजना पर चल रहे थे। इसे काम को वेलेजली ने बेहतर निभाया, और इसके काम में आइसिंग ऑन द केक यानी अंतिम जो भूमिका निभाई वो डलहौजी ने निभाई, ठीक है। आपको मालूम है ना कि झांसी और अवध का बड़े अनैतिक तरह से विलय किया गया। झांसी और अवध में क्या हुआ, ये जब हम आपके घटनाओं एवं कारणों पर जाएंगे तब देख लेंगे। उसको अगर यहाँ पर बताएंगे तो फिर वहां पर बताना बेवजह समय खर्च करना होगा। बट आप ये समझिए कि पहले वेलेजली ने आके इन राज्यों की सेनाओं को जो है पंगु बना दिया, पैरालाइज कर दिया, और इन राज्यों को निर्भर बना दिया इंग्लिश सेना पर। और उसके बाद डलहौजी ने आकर बाकी सारे काम कर दिए कि भाई जो काबिल नहीं है, जो मेरिट्स को फॉलो नहीं करता, वो अपना राज्य ब्रिटिश भारत में शामिल कर ले। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपके इस डलहौजी की नीति के कारण या वेलेजली की नीति के कारण भारतीय देशी रियासतों में एक डर की भावना पैदा हो जाती है कि कल किसका अस्तित्व रहेगा, कल किसका अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं। अब और भी बहुत सारी घटनाएं आ जाती हैं, जैसे आप ये मान लीजिए कि बाजीराव सेकंड के जो पुत्र थे नाना राव, जो कि आपके बिठूर में थे, उनकी पेंशन बंद कर दी गई, उनको पेशवा का दर्जा नहीं दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से उनका झांसी छीन लिया गया उत्तराधिकार के पक्ष को बताते हुए। अवध के नवाब वाजिद अली शाह से जो है आपके अवध की सत्ता छीन ली जाती है। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, है ना, ऐसी बहुत सारी रियासतें जो है डलहौजी अपने यहाँ अपने ब्रिटिश भारत में शामिल कर लेगा, और बहुत ही अनैतिक कारण बताकर। तो इससे होता क्या है कि भारत के सारे जितने भी राजनीतिक आपके पक्ष हैं, जितने भी राजनीतिक प्रकाशपुंज हैं, उनको सबको अपने अस्तित्व का खतरा महसूस होगा कि आज सुबह जब हम उठे हैं तो राजा हैं, दोपहर का लंच हमने राजा के तौर पर किया, रात का डिनर भी हम राजा के तौर पर कर रहे हैं, बट अगली सुबह का ब्रेकफास्ट हम राजा के तौर पर करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात को लेकर पूरे देशी रियासतों के हर एक राजा में शंकाएं पैदा हो गई, ठीक। तो इस वजह से भी क्या होगा कि आप देखेंगे कि इसमें आपके उत्तर भारत के कई एक जो है शासन के कई रियासतों के जो राजा हैं और रानियां हैं, या और भी जो आपके नायक हैं, सूबेदार हैं, ये सब के सब क्या करेंगे, राजनीतिक रूप से अपने आप को एक संगठन में बांध कर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया 1857 के राजनीतिक कारण, ठीक है। इसके बाद 1857 के आर्थिक कारण भी बड़े महत्वपूर्ण निकल के आते हैं, ठीक है। अगर 57 के आर्थिक कारण हम देखें, 1857 संग्राम के आर्थिक कारण, ठीक है। तो 57 के संग्राम के आर्थिक कारण पे हम क्या देखेंगे कि इसमें कृषि एवं व्यापार दोनों निर्देश देखेंगे। जैसे कृषि के मुद्दे पर देख लेते हैं। तो कृषि के मुद्दे पर हम क्या देखेंगे कि अभी जब मैंने लास्ट चैप्टर आपको भू राजस्व पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी प्रकार का कोई भी भू राजस्व भारत के हित में नहीं था, और जिस प्रकार से ये आपके भू राजस्व व्यवस्थाएं चल रही थी, ये केवल केवल किसानों का क्या कर रही थी, शोषण कर रही थी। किसानों को उनकी जमीन से वंचित करके किसानों को भूमिहर बना रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो भू राजस्व में लगातार वृद्धि की जा रही थी और जिस प्रकार की शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू की जा रही थी, उसने ये तय कर दिया था कि भैया अब किसी भी तरह से जो है आपके ब्रिटिशर्स भारतीय कृषकों के हित में तो कोई काम या कदम नहीं उठा सकते, ठीक है कि नहीं। अब दूसरी एक चीज और है कि ये बात हुई कृषि की। अगर हम व्यापार की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है भारत में बहुत ही ड्रेस्टिकली अपना जो माल है वो भारत को भेज रहे थे बड़े महंगे कीमतों पर, और उस माल को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है वो भारत से बड़ी ड्रेस्टिकली बड़ी कम कीमतों पर भारत से बाहर इंग्लैंड भेजा जा रहा था।
यानी यहाँ कच्चा माल उत्पादित करने वालों को अपने जो है वस्तु है उसका उत्पादन करने की जो कीमत है वो 2 कौड़ी मिलती थी, और उसी वस्तु से जब विनिर्मित वस्तु भारत वापस आती थी तो उसकी कीमतें इतनी कि वही लोग जो कच्चा माल बेच रहे हैं खुद उनकी भी क्षमता इतनी नहीं है कि वो विनिर्मित वस्तु खरीद सके। ठीक है कि नहीं? तो इन मामलों में आप क्या देखेंगे? इन मामलों में आप ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ पूरा का पूरा जो है आपके आर्थिक समाज के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, ये भी सब के सब इसके विरोध में आ जाते हैं। जहाज रानी में माल लादने ले जाने के मामलों में भी भेदभाव की जो है कई कहानियां सुनने को मिलती हैं कि जहाज रानी में भी ब्रिटिशर्स का सामान, ब्रिटिशर्स की चीजें, इनको डोमिनेंस मिलती थी, जबकि भारतीय चीज सामान को ज्यादा उतना अधिक प्रश्रय और महत्व नहीं मिलता था। तो इस कारण से भी क्या है कि आपके क्या देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के मन में भारतीय व्यापारी और कृषकों के दिमाग में जो है एक विरोध की भावना आ जाएगी। व्यापार में अगर हम समस्याएं देखेंगे तो क्या हो जाएगा? भारतीय उद्योग समाप्त किए गए, ठीक है। आयातित विनिर्मित वस्तुएं काफी महंगी, परंतु भारत से भेजा जा रहा कच्चा माल, भारत से भेजा जा रहा कच्चा माल की कीमत बेहद कम रखी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या देखेंगे कि आर्थिक तौर पर जो है किसान और व्यापारी दोनों ही लोग आपको यहाँ पर तंग दिखाई पड़ेंगे। ठीक है कि नहीं? अब जो तीसरा यहाँ पर निकल के आ जाता है वो निकल के आ जाता है सामाजिक कारण। कौन सा है? सामाजिक कारण। ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उस व्यक्ति के साथ अगर आपके अनुभव अच्छे नहीं होते हैं तो होता क्या है कि कभी कभी तो चलिए ठीक है, उस बार कई बार उसकी गलतियां होती हैं, इस वजह से आप उसे जो है सशंकित हो जाते हैं कि वो आपके लिए कुछ अच्छा सोच सकता है। बट कभी कभी क्या होता है कि इस शंका के एक नुकसान ये होता है कि कभी कभी हो सकता है कि वो अच्छा भी सोच रहा हो आपके लिए किसी एक अलग डायमेंशन से, तो भी वो आपको बुरा लग रहा हो। अंग्रेजों के प्रति भारतीय समाज का अंग्रेजों के खिलाफ हो जाना, यहाँ पर कई पॉइंट मैं ऐसे बोलूंगा जहां पर आपको लगेगा कि अंग्रेज ये बुरा तो नहीं कर रहे थे, बट क्या है कि दूध का जला जो है छाछ भी फूंक फूंक के पीने वाली कंडीशन है। जब राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, धार्मिक तौर पर और सैन्य तौर पर अंग्रेजों ने हमारी जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाया, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाया, हमारे अस्तित्व को ठेस पहुंचाया, तो सामाजिक मुद्दे पर जब ये कुछ परिवर्तन करने आगे तो उन परिवर्तनों को भी हमने अपने खिलाफ किए जा रहे अंग्रेजों के षड्यंत्र के तौर पर ही देखा। सामाजिक कारणों में कई ऐसे सुधार उन्होंने किए जो कि बेहतर थे, लेकिन उस समय के समाज के लिए वो कानून बेहतर नहीं थे। उस समय के समाज के लिए ये ब्रिटिशर्स का भारतीय समाज में दिया गया दखल जैसी परसेप्शन, जैसी जो है आपके धारणा भारतीयों के मन में बन रही थी। ठीक है, जैसे सामाजिक कारणों में अगर आप देखेंगे तो सामाजिक कारणों में बहुत सारे बेहतरीन काम, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगाई, है कि नहीं? 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। भारत में उत्तर भारत में इसकी प्रैक्टिस कई बार की जाती है, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में आज भी की जाती है। ठीक है, राजस्थान में भी लास्ट जो एग्जांपल सती होने का मिला है वो 1970-80 के डिकेड का है, मैं नाम भूल रहा हूँ। सती प्रथा का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी का उसी व्यक्ति के साथ चिता में भस्म हो जाना। ये सती प्रथा की परंपरा भारत में कुछ क्षेत्रों में इसकी प्रैक्टिस देखी जाती है। ठीक है कि नहीं? सती प्रथा कि अगर पॉजिटिव में देखूं तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट नेगेटिव में देखें तो सती प्रथा इज ऑल अबाउट एक स्त्री को जिंदा जला दिया जाता है उसके पति के साथ। जिस कहानी से सती प्रथा प्रेरित थी उस कहानी में पति पत्नी के बीच प्रेम था और पत्नी का आराध्य अपने पति के प्रति स्नेह इतना गंभीर था कि उस पत्नी के पास ना ही मौलिक और ना ही भावनात्मक साहस था कि वो अपने पति के बिना जी पाए। लेकिन उस कहानी को भारतीय समाज में एक मापदंड बना दिया गया पत्नियों के डेडिकेशन का और उनकी लॉयल्टी का, और एक नियम बना दिया गया कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का उसके साथ जो है उसकी मृत्यु शैया पर उसके साथ भस्म हो जाना ही उसकी पवित्रता है, और बहुत सारी जो है बकवास जिस पर मैं बहुत ज्यादा गंभीर होकर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। तो इस एक सती प्रथा यानी स्त्रियों को जिंदा जला देने की इस व्यवस्था को, जिसको धार्मिक पक्ष के तौर पर देखा जाता था, सामाजिक एक परंपरा के तौर पर देखा जाता था, इसको जब बंगाल में आपके विलियम बेंटिक महोदय जब समाप्त करेंगे तो भारतीयों को लगा कि ये हमारी सती प्रथा पर रोक लगा रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये हमारी सामाजिक परंपराओं में कैसे जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। तो देखिए एक बेहतर व्यवस्था यानी एक बेहतर एक्शन भी लिया गया, लेकिन अंग्रेज जो है उनके किए गए एक्शन को भारतीयों ने हमने क्या किया,
उनके द्वारा किए जा रहे हमारे ऊपर एक षड्यंत्र के तौर पर ही देखा। ठीक है, ऐसे ही 1844 के आसपास हार्डिंग जो थे, 1814 के आसपास जो है आपके जो हार्डिंग महोदय हैं, 1844 के आसपास कैंपबेल महोदय जिन्होंने नरबली पे रोक लगा दी। ध्यान से देखिएगा, 1844 में कैंपबेल ने क्या किया, नरबली पर रोक लगा दी। नरबली के ऊपर रोक यानी अपने किसी धार्मिक अनुष्ठान को जो है पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की जो है बलि देना, यही नरबली कहलाती थी। और 1844 में ये प्रैक्टिस आपके गोंड जनजाति में की जाती थी। गोंड जनजातियों में नरबली की परंपरा थी, और जब कैंपबेल वहां पर अपॉइंट किए जाते हैं तो कैंपबेल ने क्या किया, गोंड जनजाति में चल रही नरबली प्रथा का विरोध किया। और आप क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश का एक पूरा का पूरा क्षेत्र, आपके उत्तर भारत का पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपके अंग्रेजों के खिलाफ जाता दिखाई पड़ेगा कि इन्होंने हमारी सामाजिक परंपराओं में जो है दखल दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1795 में एक जो है आपके बंगाल नियम आया था, और बंगाल नियम 21 के तहत सर जॉन शोर ने शिशुवध पर रोक लगा दिया था, है कि नहीं। बंगाल नियम 17 के तहत शिशुवध पर रोक लगाई गई थी, है ना? शिशुवध पर रोक लगाई गई। बट क्या हुआ कि इसको भी, शिशुवध मतलब सिंपल सी बात है, बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होते ही ये देखा गया कि वो स्त्री है या पुरुष है, यानी बच्चा जो शिशु है वो लड़का है लड़की है। अगर लड़का है तो पाल लिया, और लड़की है तो उसको दहेज या बोझ समझ के वहीं पर बिना उसको जीवन में एक दिन भी स्नेह दिए हुए क्या कर दिया, उसकी हत्या कर देना, ये शिशुवध कहलाता था, जो कि भारत में आमतौर पर उस समय बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो इसका भी विरोध किया गया जब अंग्रेजों ने शिशुवध पर जो है रोक लगाई, इसका भी जो है बड़े मास लेवल पर जो है विरोध किया गया। 1843 में बंगाल नियम 5 के तहत दास प्रथा पर रोक लगाई गई। बंगाल नियम 5 द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाई गई। और आप क्या देखेंगे कि दास प्रथा पर रोक लगाने को भी भारतीय समाज ने अपने विरुद्ध किए जा रहे किसी षड्यंत्र का हिस्सा माना। तो सामाजिक कारणों पर जब आप जाएंगे तो सामाजिक कारणों पर अंग्रेज कुछ बेहतर करते मिलेंगे, लेकिन वही है कि आपके क्या होगा, भारतीयों को ही अपने समाज में दखल के अलावा कुछ महसूस नहीं होगा। अब 1856 से ठीक पहले क्या हुआ था, 1856 से ठीक पहले क्या किया गया था, 26 जुलाई 1856 को, कब, 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जाता है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जाता है। और आपको मालूम है इसमें किसकी किसकी भूमिका थी, इसमें आपके जो है बाकायदा जो है डलहौजी, ध्यान से देखिए, इसमें जो है अच्छी खासी मात्रा जो है ये अच्छा खासा रोल प्ले किया था डलहौजी और ईश्वरचंद विद्यासागर जी द्वारा, है ना। भारत में अगर महिलाओं के प्रति उनके पक्ष में या विपक्ष में बन रहे कानूनों को जब हम स्वरूप देखते हैं तो कई बार ये पाते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को उनका जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं पुरुषों पर निर्भर दिखाया जाता है। जब कहीं पर पत्नी अगर चिता में जल गई तो वो सती हो गई, उसकी कहानी वहीं पर खत्म। आप माचिस की तीली से जरा सा जल जाते हैं तो आपको दर्द होता है। आप सोचिए एक जिंदा इंसान जलाया जाता है, उस सती प्रथा पर रोक लगाई गई तो भारतीय समाज अंग्रेजों के अगेंस्ट चला गया। चलिए मान लेते हैं कि जहां पर कहीं पर वो स्त्री अगर सती नहीं भी होती तो वहां पर जो विधवा जीवन था वो बड़ा नारकीय था। विधवा यानी जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो विधवा कहलाती है। ये वो क्षण होता है जब उस स्त्री को अपने परिवार का, और दोनों ही परिवारों का, उसको अपने मातृपक्ष से और अपने ससुराल पक्ष से, दोनों ही पक्षों से जब एक्सट्रीम भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है, ठीक उसी समय उस स्त्री को यह बोला जाता है कि अब आप विधवा हो चुकी हैं और आपका समाज में होना, महिलाओं के बीच में होना एक शाप है, और नई जो लड़कियां हैं, नई विवाहित जो स्त्रियां हैं, उनका आपसे दूर रहना उचित है। यानी जिस समय मानसिक सहयोग और मानसिक प्रेम की एक स्त्री को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक उसी समय क्या किया जाता है, उसको समाज से हाशिए पर डाल दिया जाता है। ये व्यवस्था भी मैं नहीं कहूंगा कि किसी प्रकार से तार्किक हो, कोई भी इसके पीछे पक्ष, मैं इसके पक्ष में तर्क दे सकता है, मैं उसे कुतर्क ही मानूंगा। क्योंकि जब भी मानवों की मूल आवश्यकता प्रेम है, समाज से मिलने वाला प्रेम है, सहयोग है, अगर वो किसी भी तौर पर उसको उसके सबसे आवश्यक मौके पर नहीं मिल रहा है और यदि उसकी कोई गलती भी नहीं है, तो आप कितने भी तर्क दे लीजिए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं कि ये व्यवस्था किसी प्रकार से ठीक मानी जाए। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि सामाजिक मामलों में बहुत ज्यादा दखल अंग्रेज लगातार दे रहे थे, ये बेहतर करने के लिए दे रहे थे, बट भारतीय इसको एक अलग नजरिए से देख रहे थे। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर जो अगला कारण बन जाता है वो बन जाता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों पे आप जरूर देख सकते हैं कि
इनके द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा था जिसकी प्रतिक्रिया भारत में हर धार्मिक समाज द्वारा दी जाती है। क्या देखेंगे हम? धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों की शुरुआत हो जाती है 1813 के चार्टर एक्ट से। इससे 1813 के चार्टर एक्ट से। और 1813 के चार्टर एक्ट की खास बात यह होती है कि आपके ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल जाती है। ठीक है। और जब ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल जाती है, इसके बाद सीधा सीधा ईसाई मिशनरीज क्या करेंगी, भारत में आपके चारों दिशाओं में फैलेंगी और लोगों को ईसाई बनने पर प्रेरित करेंगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कंपनी के अधिकारी थे, एक आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उनका नाम था मॉन्जुलिस। क्या नाम था? मॉन्जुलिस। और मॉन्जुलिस ने कहा था कि हिंदुस्तान में हम ईसाइयत को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा के ही मानेंगे। ये आपके कंपनी के अधिकारी का बयान है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक मेजर एडवर्ड थे कंपनी के, और मेजर एडवर्ड का कहना था कि हमारा उद्देश्य है भारत को एक ईसाई राष्ट्र बनाना। ठीक है। कैदियों को इसके लिए बहुत सारी चीजें कही गई, जैसे आपके ये मान लीजिए कि ईसाई मिशनरीज जो हैं वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए भारतीयों में हिंदुओं को बर्बर और मुस्लिमों को कट्टर बताकर उनको प्रोपेगेट करेंगे। कैद खानों में ये धार्मिक कट्टरता ना देखी जाए, ये धार्मिक दुराग्रह ना देखा जाए, इसके लिए क्या किया गया कि कैदियों को अपने बर्तन जो लाकर जिसपे वो अपना स्वयं का खाना अपने बर्तनों में खाया करते थे, उस एक चीज की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं कुछ एक्शंस बताऊं आपको, तो जैसे स्कूलों में जो है आपके बाइबल की शिक्षा देने लगी। जितने भी मिलिट्री कैंट में स्कूल हुआ करते थे, वहां पर बच्चों को गीता और कुरान की बजाय बाइबल की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है कि नहीं? आपको मैं बताऊं, बंगाल में एक व्यक्ति था, उसका नाम था गोपीनाथ, सिपाही था। और ये गोपीनाथ नामक सिपाही अपने आप को पहले जो है किसमें, हिंदू धर्म से ईसाइयत में कन्वर्ट कर लेता है, जिसका उल्लेख ऐतिहासिक रूप से देखा जाता है कि गोपीनाथ पहला सिपाही था जिसने अपने आप को जो है हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लिया था। ठीक है कि नहीं? आगरा में ईसाई धर्म प्रचार के लिए बाकायदा एक प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की जाती है। ठीक है कि नहीं? और डलहौजी के समय आपको मालूम है कि लेक्स लॉक्सी कानून आ जाता है 1850 में। ठीक है। और उस लेक्स लॉक्सी कानून की पहचान क्या थी कि जो व्यक्ति भी आपके इस्लाम या सनातन को त्यागेगा, ठीक है, वो क्या होगा, किसी भी प्रकार से हिंदू अगर जो है उत्तराधिकार की बात कर लें, या आपके हम बात कर लें कुरान में या इस्लामिक आपके उत्तराधिकार की बात कर लें, तो दोनों ही मामलों में क्या होगा कि वो किसी प्रकार से जो है संपत्ति के लिए अयोग्य नहीं माने जाएगा, जिस बात को जो है आपके लेक्स लॉक्सी कानून द्वारा जो है अश्योर किया जाता है। ठीक है। अब इस लेक्स लॉक्सी कानून द्वारा क्या किया गया कि ईसाई बनने के लिए बड़ा प्रेरित किया गया, और ईसाई बनाने के लिए क्या किया जाता है, आपके बाकायदा सबको बहुत पैम्पर किया जाता है कि आप ईसाई बन जाइए, हम आपको नौकरी दे देंगे, आप जो ईसाई बन जाइए, हम आपका जो है आपका जो अधिकार है वो जो है दिलवा देंगे। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जो है आपके प्रलोभन जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, हमारे भारतीय आस्था से जुड़ी कई प्रतीकों का, हमारे देवी देवताओं का अपमान उड़ाया, है कि नहीं? ऐसा ही उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ भी किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारत में जो हिंदू और मुस्लिम समाज है वो भी क्या होगा, ब्रिटिशर्स के प्रति जो है आपके एक दुराग्रह रखना शुरू कर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो धर्म प्रचार की अनुमति है उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है। या ईसाई बनने पर मिलने वाली सुविधाएं। ठीक है। ईसाई बनने पर भी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ईसाई बनने पर भी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ये लेक्स लॉक्सी कानून के तहत आपके बोला गया। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, धार्मिक प्रतीकों का अपमान, हिंदू मुस्लिम धर्म की आलोचना। ठीक है। तो ये आपके कारण बन जाते हैं, किसके बन जाते हैं, धार्मिक कारण, कि क्यों भारत का जो धार्मिक समाज है वो 57 में इनके खिलाफ हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो अपना अगला कारण बनता है जाके, वो बनता है आपके सैन्य कारण। सैन्य कारण काफी महत्वपूर्ण जाते हैं क्योंकि इसकी क्रांति की शुरुआत आपके एक मिलिट्री यूनिट द्वारा ही की जाती है।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जो सबसे ज्यादा संख्या थी वो थी आपके अवध के सैनिकों की। और अवध में भी किन सैनिकों की? अवध में भी जो सैनिक आते थे ये सैनिक आते थे आपके ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से, यानी अपर कास्ट से। और अपर कास्ट के ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के लोग अपने आर्थिक उद्देश्यों के अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सेना में आ जाते थे, उनकी मजबूरी हुआ करती थी। परंतु अपने वो सामाजिक और धार्मिक वैभव को किसी प्रकार से या अपने सामाजिक धार्मिक पहचान को किसी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहते थे। और ब्रिटिशर्स एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी लेकर चल रहे थे, जहां पर उनसे या उनकी उम्मीद थी कि अगर सिपाहियों से जो भी बोला जाए वो सब कुछ किया जाए, माना जाए, आदेश माना जाए और किसी प्रकार से अनुशासन का जो है हनन ना किया जाए। बट यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स कुछ गलतियां अपनी तरफ से करते हुए चल रहे थे। जैसे वो क्या करते थे कि भारतीय सिपाहियों को किसी प्रकार से सम्मान के योग्य नहीं मानते थे। भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश सेना में सुअर कहा जाता था, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा ये मान लीजिए कि वेतन में बहुत सारी असमानताएं थी। वेतन में असमानताएं आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैं भी कांस्टेबल, तुम भी कांस्टेबल, लेकिन तुम्हारी तनख्वाह 40, हमारी 20। क्यों? क्योंकि हम भारत के हैं, इसलिए हमको कम पैसा चाहिए। और जो बाहर से आया उसको हमारी ठीक आवश्यकता का लगभग दोगुना या ढाई गुना तक वेतन जो है पे किया जाता था, जबकि काम सेम। इसके अलावा जो है सेना के जितने भी हायर क्लास के ऑफिसर्स हुआ करते थे, तो क्या करते थे कि आपके हिंदू मुस्लिम समाज के जो भी इनको सैनिक इनको मिलते थे, उनका अपमान करते थे और उनके जो है धार्मिक प्रतीकों का मजाक उड़ाया करते थे, ठीक है कि नहीं। 1856 में क्या होता है कि जो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम आता है, इसके तहत क्या कर दिया जाता है कि भारतीयों को समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया जाता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि भारतीयों को समुद्र पार करना ये जो अनिवार्य किया गया है, ये इस बात की चर्चा भी क्यों हो रही, क्योंकि भारतीय शास्त्रों में क्या किया जाता है कि समुद्र को लांघना समुद्र का अपमान माना जाता है। आपको मालूम है कि भगवान श्री राम जब श्रीलंका जाते हैं माता सीता को वापस लाने के लिए, तो बकायदा समुद्र से जो है प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं। वो अलग बात है कि समुद्र देवता भाव खा रहे थे, पर बाद में भगवान श्री राम ने उनको सबक सिखाया। परंतु समुद्र पार करना भारतीय समाज में एक जो है अपराध के तौर पर या पाप के तौर पर देखा जाता था। काश ये ना देखा जाता, तो जिस प्रकार से बिहार में आपके 1100 से ज्यादा का जो जनघनत्व देखा जा रहा है, उस समस्या से हम चुनौती से हल पा लेते हैं। बगल में ऑस्ट्रेलिया निकल गए होते, वहां पे देखिए जनघनत्व 1 या 2 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है कि नहीं। हम ट्रेनों में लदे रहते हैं। 4000 की जो है क्षमता वाली ट्रेनें लगभग 14,000 से 16,000 यात्रियों को लेकर चलती हैं। ये क्षमता नहीं है, ये भीड़ है। क्यों? क्योंकि हम बढ़ते चले गए बट क्षेत्र उतना ही रहा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि समुद्र पार करने की जो आपकी अनिवार्यता है, ये भारतीय सिपाहियों को जो है बड़ी अनकंफर्टेबल करेगी, जो कि सिपाहियों के मन में ये विचार लाती है कि भारतीय हमारी जो है आपके अंग्रेज जो है हमारी भावनाओं का महत्व नहीं समझते। इसके अलावा आप ये समझिए कि पंजाब एवं सिंध के क्षेत्र में जब जीत दिया था, अभी क्या होता है कि जब पंजाब अफगानिस्तान में जब भारतीय सिपाही जाया करते थे, तो उनको बकायदा अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था। लेकिन अब क्या किया जाएगा कि उन क्षेत्रों पे यदि आप किसी प्रकार से अभियान में जाते हैं, तो कोई भी अतिरिक्त भत्ता आपको प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा भारतीयों को किसी भी प्रकार से जो धार्मिक सूचक आपके पहचान है, चिन्ह है, उनका प्रयोग नहीं करना होगा। जैसे क्षत्रिय क्या होते थे कि आपके दाढ़ी रखा करते थे, तो उनसे बोला गया कि आप क्लीन शेव हो जाओ। ब्राह्मण्स क्या होते थे कि अपने चोटी रखा करते थे, तो उनसे बोला गया कि आप चोटी नहीं रख सकते, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा आप ये समझिए कि प्रत्येक वर्दीधारी व्यक्ति को वो किसान समझ के ट्रीट किया करते थे, ठीक है। उनको बकायदा अवध के सिपाहियों को वर्दीधारी किसान ही कहा जाता था। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाया जाता है, तो आपके अवध की सेना का जो सबसे बड़ा भाग हुआ करता था, जो कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का जो सबसे बड़ा भाग हुआ करता था, तो अवध से आता था। तो अवध से आने के कारण क्या होता था कि अवध के सिपाहियों की जो है भावनाओं को भी काफी ज्यादा जो है चोट पहुंचाई जाती है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में भी जब लगातार इनको कई अभियानों में भेजा जाता है, तो इनको समंदर पार करवाया जाता है, जबरन पार करवाया जाता है। और ऐसे में भारतीय सिपाहियों को इन नौकरियों में जाना और इन नौकरियों पे अपने धार्मिक समाज की पहचान को बचाते हुए नौकरी कर पाना एक चुनौती बनना शुरू हो चुका था, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद जो है सबसे मजेदार बात तो यह है कि आपको मालूम है कि 1806 में वेल्लोर में विद्रोह हो चुका था इसी समंदर पार करने को, ठीक है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि 1856 में आपके लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट जाता है, डाकघर अधिनियम हो जाता है। अब 1856 में जो डाकघर अधिनियम था, ये क्या था, ऐसा क्यों जो है ऐसा क्या हो गया था कि भारतीय सिपाही इस बात से बड़े नाराज हो गए थे। ऐसा था कि देखिए भारतीय सिपाहियों को वेतन तो बहुत अच्छा मिलता नहीं था, सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती नहीं थी, खाने पीने की जो है बहुत सारी सुविधाएं अच्छी मिलती नहीं थी, यानी उनके जीवन में सिपाही बनना उनकी आर्थिक मजबूरी भर था, उनकी चॉइस नहीं हुआ करता था, या किसी प्रकार से कोई गरिमामयी काम नहीं था ये। ऐसे में भारतीय सिपाहियों को एक ये विशेषाधिकार प्राप्त था कि वो जो चिट्ठी लिखेंगे अपने परिवार को, वो मुफ्त उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। परंतु 1856 में आपके डाकघर संशोधन अधिनियम द्वारा क्या होता है, डलहौजी इस व्यवस्था को भी समाप्त कर देगा। अब भारतीय छैला आधा उजला आधा मैला प्रेम की गंगा जमुना ही दूर से बैठे बहा लिया करता था, बकायदा घर को खत लिखा करता था कि वेतन आ जाएगा, सब ठीक कर देंगे। अपनी प्रेमिका को खत लिख रहा है कि हाँ चलो ठीक है, हम ठीक है यहाँ पे, तुम भी वहाँ पे ठीक रहना, इंतजार कर लेना, ऐसा ना हो कि बस बेचैन हो गए कहीं और
विवाह के लिए या प्रेम के लिए जो है प्रयास कर लेना, ठीक है। तो ये जो प्रेम की गंगा जमुना बहाता है, ये भारतीय छैला जो भारतीय सिपाही था, इसकी भावना को बड़ी आहत जो है बड़ी ठेस पहुंची जब ये बोला गया कि अब जो तुम प्रेम की गंगा जमुना बहाओगे लेटर में, उसका भी तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप क्या देख रहे हैं कि लगातार भारतीय सिपाहियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो भी काफी ज्यादा जो है आपके सम्मानजनक, मैं नहीं कह सकता, काफी अपमानजनक परिस्थितियों के साथ जो है उसको जो है ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। अब ये सारे कारण हो गए, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सारे कारण हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि एक होता है तात्कालिक कारण, जैसे मैंने कहानी सुनाई ना कि बहुत सारी पाबंदियां यहाँ पे लगाई गई, वो तो ठीक था, लेकिन वो क्या कारण था जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है अंग्रेज भारतीय लोग विद्रोह कर बैठे। तो जैसे मैंने जो कहानी सुनाई थी विद्रोह और क्रांति के बीच में, उसमें वो कौन सा मोमेंट था? द मोमेंट जब गोलगप्पा खाने के लिए चले आ रहे हाथ को भी रोका गया। तो जब गोलगप्पे खाने के लिए खड़ी उस लड़की के सामने आ रहे गोलगप्पे को रोका गया, तो वो जो रोका जाने वाला काम था वो उस घटना का तात्कालिक कारण बन जाता है। और यहाँ पे तात्कालिक कारण आपको कैसे दिखाई पड़ेगा? यहाँ पे तात्कालिक कारण आपको दिखाई देगा दिसंबर 1856 में आए एक परिवर्तन से, ठीक है। दिसंबर 1856 में क्या परिवर्तन आता है? दिसंबर 1856 में, अब देखिए सैन्य कारण मैंने आपको भले ही लिखा नहीं हो बट बता सब कुछ दिया है, तो आप क्लास को ध्यान से सुन के थोड़ा थोड़ा रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम क्या दिखाने जा रहे हैं? यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं आपके तात्कालिक कारण। सैन्य कारण के बाद जो है क्या दिखाएंगे आपको हम? तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारणों में हम केवल तात्कालिक कारण नहीं, आपको बकायदा पूरा का पूरा डेवलपमेंट दिखाएंगे कि भाई हुआ क्या था, ठीक है। दिसंबर 1856 में कंपनी में एक बड़ा परिवर्तन आया, और परिवर्तन क्या था कि ब्राउन बेस राइफल्स, इनको ब्राउन बेस राइफल्स को क्या किया गया? रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? एनफील्ड राइफल्स। इनसे एनफील्ड राइफल्स, ठीक है। ये दिसंबर 1856 की घटना है। और दिसंबर 1856 में जब ब्राउन बेस बंदूकों को एनफील्ड राइफल से परिवर्तित किया जाता है, तो इनका जो परीक्षण है वो बकायदा दमदम, अंबाला और जो है क्या कहते हैं एक और जगह है जो मुझे याद नहीं आ रही, बट दो जगहों का मैं आपको नाम बताता हूँ कि दमदम और अंबाला में इन आपके एनफील्ड राइफल्स की टेस्टिंग चल रही थी, यानी इनका ट्रेनिंग चल रहा था, ठीक है कि नहीं। अब एनफील्ड राइफल्स की खास बात यह थी कि एनफील्ड राइफल्स को यूज करने के लिए जो कार्टिलेज यानी जो कारतूस जिसपे गन पाउडर रखा जाता था, उस कारतूस में जो ऊपर ग्रीस लगी होती थी, उस ग्रीस को दांतों से चबा के हटाना होता था। इसके बाद गन पाउडर को बंदूक में डालना होता था, ठीक है। जनवरी 1857 में, कब? जनवरी 1857 में इसके खिलाफ, चलिए एक काम करता हूं, मैं इसको एक मैप के थ्रू बताता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, कि ये कहानी कब से कब, कहां कहां, कैसे कैसे पहुंची थी। एक मैप भी शानदार बन जाएगा और आपको भारत के इतिहास में यह भी पता चल जाएगा कि वास्तव में जिसे आप एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कह रहे हैं, उसमें कितना राष्ट्रीय घटनाएं और कितना ये केवल एक क्षेत्रीय घटना होकर रह जाती है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आपके सबसे पहली जो घटना हमें सुनाई पड़ती है, कहां सुनाई पड़ती है? सबसे पहली घटना हमें सुनाई पड़ती है दमदम में। कहां? दमदम में। और दमदम में ये जो घटना हमें सुनाई पड़ रही है वो सुनाई पड़ेगी आपके जनवरी 1857। ये विद्रोह में कहां देखने को मिला? दमदम में। दमदम में सबसे पहले अफवाह क्या फैली? दमदम में अफवाह ये फैली कि भैया इन कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इस इतिहास को हम दोनों तरह से देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, मान सकते हैं कि चलिए ये एक जेन्युइन प्रयास था अंग्रेजों का हमें धार्मिक तौर पर अशुद्ध करने का। लेकिन वहीं पर मुझे हैरानी थोड़ी सी ये भी हो जाती है कि अशुद्ध तो किसी भी चर्बी से किया जा सकता था, उसके लिए स्पेसिफिकली दो जानवरों का प्रयोग किया जाना, गाय और सुअर, ये थोड़ा सा जो है कभी कभी इतिहास में कुछ नए विचार पैदा करती है। गाय भारतीय समाज के लिए पवित्र है और मारना छोड़िए उसको, हम थोड़ा सा भी जो है शारीरिक दंड देने के पक्ष में नहीं है। और सुअर इस्लामिक समाज में एक अपवित्र पशु के तौर पर जाना जाता है। तो बड़ी रणनीतिक ढंग से जो है सिर्फ दो ही पशुओं का नाम लिया जाता है, गाय और सुअर, ठीक। इसके जो भी परिणाम हो, इसके जो भी डायमेंशन आप सोच सकते हैं, आप सोचिए, स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक है। लेकिन कारण क्या बताया जाता है कि गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसके बाद जब दमदम में सिपाही विद्रोह करते हैं कि भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, इसके बाद क्या होता है कि बहरामपुर में, ठीक है, ये सब बंगाल की घटना है। इसके बाद क्या होता है कि अगली घटना जो है बहरामपुर में होती है, और ये घटना है फरवरी 1857 की, ठीक है। अब यहां से मैं आपको हर एक महीने की घटना सुनाऊंगा कि क्या हुआ क्या हुआ। दिसंबर में आपके एनफील्ड राइफल्स आती हैं जिनमें चर्बी लगे कारतूस आते हैं। जनवरी में इसका विरोध हमने दमदम में देखा। फरवरी में इसका विरोध हम बहरामपुर में देख रहे हैं, जहां पर सिपाहियों ने क्या बोला कि ये चर्बी कारतूस है, इसका हम प्रयोग किसी भी तरह से नहीं करेंगे।
और बहरामपुर में ना केवल चर्बी युक्त कारतूस, इवन ये तक घटनाएं सुनी गई कि आटे में हड्डियां पीसकर मिलाई जा रही हैं और वो भारतीय सिपाहियों को आटा खाने के लिए दिया जा रहा है। मैं मान सकता हूं कि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक है और हड्डियों में कैल्शियम अधिकाधिक मात्रा में होता है, लेकिन अंग्रेज कैल्शियम की गोलियां देने के बजाय सीधा हड्डियां पीस कर दे देंगे। ये बात भी अपने आप में बड़ी रोचक सी लगती है मुझे। ठीक है, इसके बाद जो है इस घटना का जो प्रसार है वो हम कहां देखेंगे, एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह जो कि मार्च में देखने को मिलती है। और मार्च में ये घटना आपको दिखाई पड़ती है कहां? मार्च में घटना चली जाती है बैरकपुर में। कहां? बैरकपुर, जो कि बंगाल में है। बैरकपुर, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को कुछ ऐसा होता है जो कि इतिहास में हमेशा के लिए उस व्यक्ति को अमर करने वाली बात हुई थी। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री का एक सिपाही था मंगल पांडे और उनके एक सहयोगी थे ईश्वरी प्रसाद। मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद को एक खलासी द्वारा यह जानकारी मिलती है कि सरकार ने जो एनफील्ड राइफल्स है उनके लिए जिन कारतूसों का प्रयोग करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, दरअसल उसमें गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। ठीक है कि नहीं? ये बात सुनकर मंगल पांडे तैश में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, 29 मार्च 1857 को आपके बैरकपुर की छावनी में विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह में क्या करते हैं वो कि एक एजुडेंट थे लेफ्टिनेंट बाग। कौन थे? एजुडेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर देते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर मंगल पांडे द्वारा हत्या की जा रही है। और कौन है? लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और उनको रोकने के प्रयास में आपके एक और अधिकारी थे जिन्होंने प्रयास किया और वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल ह्यूजसन। कौन? ह्यूजसन। तो उनकी भी हत्या कर दी जाती है मंगल पांडे द्वारा। और ये विद्रोह सिर्फ, ये आक्रोश सिर्फ इस बात का है कि उनको बिना बताए ये गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग उनसे करवाया जा रहा है, दांतों से टच कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात मंगल पांडे को बर्दाश्त नहीं होती है। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को क्या करते हैं, आपके बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर देते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि बैरकपुर छावनी में ये जो इनका विद्रोह है ये बहुत लंबे समय तक जो है सक्षम चल नहीं पाता है। एक अंग्रेज अधिकारी थे मेजर गार्डन। कौन थे? मेजर गार्डन। देखिए, बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं और आप सुनते हुए चलिएगा, पेपर पेन लेके बैठा करिए, मैं बताया करूं आपको। तो मंगल पांडे के एक सहयोगी थे मेजर गार्डन। उन्होंने बकायदा भारतीय विद्रोहियों की तरफ से गोलियां चलाई थी अंग्रेजों पर। तो इनका नाम भी याद रखिएगा कि मंगल पांडे के साथ जब बैरकपुर छावनी में विद्रोह होता है तो कौन अंग्रेज अधिकारी था जो कि मंगल पांडे के साथ था? तो इनका एक मित्र था मेजर गार्डन। ठीक है कि नहीं? और उसने बकायदा युद्ध भी लड़ा और 5 अंग्रेजों की हत्या भी की, मेजर गार्डन ने। अब इसके बाद जब मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाता है तो मेजर जवाहरलाल तिवारी के नेतृत्व में एक ज्वाइंट टीम गठित की जाती है और 14 सदस्यीय टीम होती है। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? मेजर जवाहरलाल तिवारी। और मेजर जवाहरलाल तिवारी और इनके साथ बाकी अन्य 13 सदस्य मिलकर क्या करेंगे, मंगल पांडे के ऊपर कोर्ट मार्शल चलाएंगे और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। ठीक है कि नहीं? 8 अप्रैल 1857 को क्या किया जाता है, मंगल पांडे को बैरकपुर में ही जो है फांसी दे दी जाती है। और इस प्रकार से क्रांति के लिए सबसे पहले प्रारंभिक घटना के तौर पर हम इसे याद रख सकते हैं। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे। अब मंगल पांडे का जो विद्रोह है वो किस कारण हुआ होगा? या तो इस कारण हुआ होगा कि ये भारतीय अंग्रेज जो है हमारी भारतीय समाज में आके हमारी भारतीय सामाजिक और धार्मिक चीजों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई धर्म था या इसके पीछे कोई राष्ट्र था। ये समझने वाली बात है कि मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया वो किस लिए किया, इसलिए कि वो भारत पर आके अंग्रेज आक्रमण करें इसलिए, या मंगल पांडे पांडे जी हैं इसलिए? ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा कि इतिहास के कई डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगी। आपको कौन सी पसंद आती है ये आप पर रहेगी। ठीक, अब इसके बाद अप्रैल तक में तो कुछ नहीं होता। अगला विद्रोह आपको देखने को मिलेगा मेरठ छावनी में। कहां पर? मेरठ छावनी में। मेरठ छावनी में होता क्या है कि 24 अप्रैल 1857 को जो एक घुड़सवार दल होता है 99 मेंबर्स का, 24 अप्रैल 1857 ये घटना कहां पहुंचती है? मेरठ। और मेरठ में जरा देख लीजिए नक्शे पर कि मेरठ में इस घटना का डेवलपमेंट कैसे होता है। ध्यान से देखिए, 24 अप्रैल 1857 को ये बोला जाता है घुड़सवारों से कि आपको इन एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। 99 लोगों में से 85 लोग जो है वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि इन 85 में से सभी के जितने मेंबर्स थे इन सभी को बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? इन सभी के सभी 85 लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है
और इनमें से कुछ लोगों को उनके दुर्व्यवहार के लिए बकायदा फांसी की सजा भी दी जाती है। और ये बोला जाता है कि 9 मई 1857 को मेरठ के कुंवर स्टेडियम में इन सभी व्यक्तियों को फांसी दी जाएगी, है कि नहीं। 9 मई को मेरठ के कुंवर स्टेडियम में कुछ सिपाहियों को फांसी दी जाती है। इसके बाद 9 मई को ही जब भारतीय सिपाही बाजारों में घूम रहे होते हैं तो मेरठ के कई बाजार के कई लोगों ने इनको तरह तरह की गालियां दी कि मतलब किस प्रकार के व्यक्ति हो तुम, 4 पैसे के लिए जो है भारतीय लोगों के हत्या तक करने पर तुल गए हो और भारतीय धर्म पर हमला हो रहा है और तुम उसकी परवाह नहीं कर रहे हो। तो भारतीय सिपाही थोड़ा भावुक है, भारत और भावनाएं दोनों जो है बड़े कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। यहाँ पर क्या होगा कि 10 मई 1857 को आपके मेरठ के सिपाही क्या करेंगे, मेरठ छावनी में विद्रोह कर देंगे। और 10 मई को जब मेरठ के छावनी में ये विद्रोह होता है तो आप यकीन मानिए कि 2200 यूरोपीय सिपाही थे, ठीक है। और 2200 यूरोपीय सिपाहियों में से किसी एक व्यक्ति ने भी, जब ये शस्त्रागार लूट रहे थे, छावनी को आग के हवाले कर रहे थे, तो इन 2200 यूरोपीय सिपाहियों में से किसी एक ने भी इस विद्रोह का विरोध नहीं किया। बहरहाल 10 मई को जब इन्होंने जो है बकायदा क्या किया, विद्रोह किया, इसके बाद अगले दिन तुरंत जो है ये आपके 10 मई की रात को ही निकल जाते हैं, कहां, दिल्ली पर निकल जाते हैं। ये दिल्ली क्यों निकल रहे हैं, ये दिल्ली इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि इधर दूसरी तरफ देशी रियासतों के कई राजे रजवाड़े भी लगातार प्रयास कर रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ एक लामबंदी की जाए और अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया जाए। और इन देशी रियासतों के राजाओं ने इवन विद्रोह की तारीख तक मुकर्रर कर रखी थी कि 31 मई 1857 को देशी रियासतें हर तरफ से, जहां जहां भी जो उस गुट में शामिल था, अपने राज्य से अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष जारी करेगा। ये अलग बात है कि क्रांति 31 मई तक वाली बात तक पहुंच ही नहीं पाती है और मेरठ में जो ये विवाद हो जाता है यहीं से क्रांति की शुरुआत मान ली जाती है। 10 मई को जब ये मेरठ की लूटपाट होती है, इसके तुरंत बाद रातों रात सिपाही दिल्ली चल पड़ते हैं और 11 मई 1857 को ये सभी लड़के दिल्ली में मौजूद होते हैं। ये देखिए, तो यहां से विद्रोह चला गया कहां, दिल्ली। मैं दिल्ली इधर बना देता हूं, ठीक है, बट आप ये समझिए कि मैं जिस क्षेत्र की चर्चा कर रहा हूं दिल्ली। दिल्ली में ये सिपाही पहुंच जाते हैं 11 मई 1857 को। और 11 मई 1857 को इन्होंने क्या किया, दिल्ली के लाल किले पर अधिकार किया और बहादुर शाह सेकंड को इन्होंने क्रांति का नायक घोषित कर दिया। बहादुर शाह सेकंड को आप बहादुर शाह सेकंड जफर के नाम से भी जानते हैं। जफर इनका पेन नेम था जिस नाम से शायरी लिखा करते थे, है कि नहीं। बड़ी पॉपुलर सी शायरी है कि बड़ी मुद्दत से मांग के लाए थे 4 दिन, है ना, बड़ी मुद्दत से मांग के लाए थे जिंदगी में 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने कुल मिला के बोला है कि 4 दिन मांगे थे, 2 दिन जो है एक्सपेक्ट करते हुए निकल लिए और 2 दिन इंतजार करते हुए निकल लिए, है कि नहीं। सलमान भी इनसे प्रेरित होता है और वो भी कहता है कि जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन। बॉलीवुड और बहादुर शाह जफर के बीच में डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट है नहीं, बट वैचारिक तौर पर ये एक समानता हमने देखी। सार्केज्म है, मजाक कर रहा हूँ, इतना गंभीर होकर मत सुन लिया करो हर कुछ। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, बहादुर शाह सेकंड जफर जो कि 75 वर्ष से ज्यादा की उम्र जी चुके हैं, इनकी स्वास्थ्य समस्याएं जग जाहिर थी। बहादुर शाह सेकंड जफर इतने फिट थे कि अगर पूरी ताकत से अगर ये खांस ले तो इनकी पूरी इंटेस्टाइन बाहर आ जाए, बाकायदा उसको फिर से रोल करके अंदर डालना पड़ता था। और ऐसे व्यक्ति को इन क्रांतिकारियों ने क्या किया, अपना विद्रोही का, अपना जो है इस क्रांति का नेता चुन लिया। इन्होंने ये घोषित कर दिया कि हम सिपाही जो मेरठ से विद्रोह करने आए हैं, बहादुर शाह सेकंड जफर जी, आपको हम अपनी क्रांति का नेता मानते हैं और जब अंग्रेजों को हम भगाएंगे तो आपको दोबारा दिल्ली में मुगल बादशाह के तौर पर स्थापित करेंगे। मैंने आपको बोला था कि क्रांति का अर्थ होता है पुरानी किसी चली आ रही व्यवस्था जो कि खराब है उसको हटाकर एक नई और बेहतरीन व्यवस्था लाना। मुगलों की व्यवस्था में अगर खामियां ना होती तो अंग्रेज भारत ना आते और हम क्या करने वाले थे कि अंग्रेजों का शासन हटाकर पुनः मुगलों का शासन स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे थे, है कि नहीं। तो अभी धीरे धीरे आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि हाँ, ये डेफिनेटली पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक एक रूप से किया गया सबसे पहला प्रयास तो था, लेकिन इसमें कई मूलभूत लक्षणों की बड़ी कमी थी जिसकी वजह से इसको क्रांति संदर्भ में या क्रांति शब्द में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि बहादुर शाह जफर को जब इन्होंने नेता अपना घोषित कर दिया तो इसके बाद बहादुर शाह जफर तो बुरे थे, तो इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह सेकंड जफर ने अपने कमांडर बहादुर शाह सेकंड जफर 1857 की क्रांति के नायक बने। बहादुर शाह सेकंड जफर 1857 की क्रांति के नायक बनते हैं
और इन्होंने क्या किया, दिल्ली में अपने कमांडर बख्त खां को अपॉइंट किया। किसको? बख्त खां को अपना लीडर घोषित कर दिया, और बख्त खां जो है 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। इस समय दिल्ली के जो आपके कोतवाल थे, अंग्रेजों की तरफ से दिल्ली के जो कोतवाल थे, वो इस घटना से ठीक कुछ दिन पहले थे, वो थे गंगाधर नेहरू, दिल्ली के कोतवाल। और ये गंगाधर नेहरू कोई और नहीं है, ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जो है दादाजी हैं, यानी मोतीलाल नेहरू के पिताजी हैं। तो यहाँ पर एक ये भी फैक्ट निकल के आता है कि 57 के संग्राम में आपके मोतीलाल नेहरू के पिता जो है आपके गंगाधर नेहरू का भी चर्चा की जाती है। ठीक है। खैर 12 मई 1857 को क्या होता है कि यहाँ पर अंग्रेजों का जो है प्रभाव दिल्ली से समाप्त हो जाता है, और बहादुर शाह जफर का कमांडर बख्त खां दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। और बाकायदा 15 सदस्यीय लोगों का एक काउंसिल चुना जाता है, और इस काउंसिल का शुरुआती तौर पर जो है अध्यक्ष बन जाता है मुगल शहजादा यानी बहादुर शाह सेकंड जफर का पुत्र। ठीक है। और बाद में बख्त खां को ही क्या किया जाता है, इस 15 सदस्यीय काउंसिल का मेंबर जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है। मैं बहुत सारी बातें आपको मैप पर समझा रहा हूं, मैं फिर से बोलूंगा कि मैं बहुत सारी बातें बोर्ड पर लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बट अब चूंकि आयोग क्या कर रहा है, आयोग को भी मालूम है कि इतिहास ही पूछना और भारत का इतिहास पूछना है, और वो कई सालों से लगातार फैक्ट पूछता जा रहा है। उसको ये भी मालूम है कि लड़के हर तरह के दुनिया भर के जो है पेपर लगा के बैठते हैं। अब ऐसे में ऐसा तो नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान का इतिहास पूछ ले कि चलो भाई एक काम करते हैं, बहुत साल से हम भारत का इतिहास पूछ रहे हैं, अब सवाल खत्म हो गया तो पाकिस्तान का इतिहास पूछ रहे हैं। वो पूछेगा इन्हीं टॉपिक से, बट ये थोड़ा डिटेल और बढ़ा देगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को इतनी डिटेल के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई कारण नहीं है। बाकी ज्ञान क्या दिखाना है आपको, और आपको क्या जांचना हमारा ज्ञान, आईसीए के मोहित सर सब कुछ साबित कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि बख्त खां की लीडरशिप में दिल्ली पे बाकायदा कब्जा कर लिया गया है, और साहबे जो है आलम बहादुर की ख्याति जो है बहादुर शाह सेकंड जफर द्वारा इनको दी जाती है। साहबे आलम बहादुर की जो है उपाधि दी गई है किसको? बख्त खां को। बख्त खां आपके कमांडर हैं। ठीक है। अब अंग्रेजों की तरफ से क्या किया गया? अंग्रेजों की तरफ से रिस्पॉन्स बहुत सॉलिड किया गया। अंग्रेजों की तरफ से रिस्पॉन्स इस तरह सॉलिड किया जाता है कि इन्होंने बाकायदा सिख सिपाहियों को, गोरखा सिपाहियों को, नाभा, जींद जो है आपके, और कश्मीर, इन सभी जगहों के अंग्रेज और भारतीय सिपाहियों को इकट्ठा किया, और 14 सितंबर 1857 को दिल्ली में जो है आपके आक्रमण किया गया। कब? 14 सितंबर 1857 को दिल्ली पे आक्रमण किया जाता है। और दिल्ली पे जब आक्रमण किया जाता है तो इस आक्रमण जो है आपके निकोलसन की मृत्यु हो जाती है। किसकी? निकोलसन की इसमें मृत्यु हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? अब ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। इसके बाद क्या होता है कि फाइनली दिल्ली में बुलाया जाता है हडसन को, कमांडर हडसन को। और हडसन ने जितनी शानदार तरीके से, यही कह सकता हूं कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से जितना तेजतर्रार तरीके से एक्शन लिए, वो भारतीय सिपाहियों और भारतीय क्रांति के लिए भले ही नुकसानदायक हो, लेकिन हडसन ने जिस प्रकार का रिस्पॉन्स दिखाया वो बहुत ही ब्रूटल था, बहुत ज्यादा निर्मम था। हडसन ने एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम था इलाही बख्श। क्या नाम था? इलाही बख्श। और इलाही बख्श से उसने ये पूछा कि इस समय बहादुर शाह सेकंड जफर और उनके जो पुत्र हैं, उनके पुत्रों में दो पुत्र आपको देखने को मिलते हैं। बहादुर शाह सेकंड जफर के दो पुत्र हैं, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और उनका एक ग्रैंडसन भी है, मिर्जा अबू बकर, और एक दिल्ली के अजीम तरीन शायर असदुद्दीन मिर्जा गालिब। इन सभी लोगों को आपके जो है हुमायूं के मकबरे में चुपचाप तरीके से पनाह दी गई थी। इस एक बात का जिक्र जो है हडसन के सामने कर देता है, उनका ही अपना एक जो है रहबरदार था, वो था इलाही बख्श। और हडसन ने इसके बाद जो किया बड़ा शानदार था, इतना ब्रूटल था कि उसके लिए हडसन की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ये चेहरा दिखाता है कि ब्रिटिशर्स अगर किसी भी प्रकार से उनके सामने वायलेंस दिखाई जाएगी तो वो कितने बर्बर हो सकते हैं, ये बात इस एक घटना के थ्रू पता चलती है। उन्होंने क्या किया, बाकायदा मिर्जा मुगल को और मिर्जा ख्वाजा अहमद को ये बोला जाता है, ये अश्योर किया जाता है कि आपके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा बुरा, आप बस मकबरे से बाहर आइए। मकबरे से जब बाहर आते हैं तो इन दोनों को दिल्ली की पूरी सड़कों में नग्न घुमाया जाता है, और इसके बाद दिल्ली के लाल किले में उसी गेट के सामने इनको तोपों से उड़ा दिया जाता है। दैट इज वाई दिल्ली के दरवाजे को खूनी दरवाजा कहा जाता है। ठीक है, ये बात अंग्रेजों ने इसलिए की ताकि कोई दूसरा विद्रोही जिसके मन में विद्रोह पल रहा हो वो इनकी मौत देखकर सिहर उठे। अब चूंकि मिर्जा गालिब शायर थे तो उनको तो कुछ नहीं किया गया, बट एक बार सवाल पूछा गया कि 1857 के संग्राम को किस उर्दू शायर ने अपनी आंखों से देखा, तो मिर्जा गालिब थे वो। ठीक है, मिर्जा गालिब उर्दू के अजीम तरीन शायर थे। आगरे में इनकी पैदाइश होती है और दिल्ली के बल्ली मारान में इनकी मृत्यु होती है। गालिब को जितनी प्रसिद्धि से आज आप जानते हैं, गालिब उतने पॉपुलर तब नहीं थे जब वो जिंदा थे। गालिब मरने के बाद बड़े पॉपुलर हुए, उनकी शायरियों को जब लोगों ने समझा तब उसके बाद लोग मिर्जा गालिब के फैन हुए।
उनकी एक शायरी मुझे बड़ी पसंद रहती है और हर बार पसंद रहती है। मैं दसियों मौकों पर मिर्जा गालिब की यही शायरी सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे इस शायरी में बड़ा पर्सनली बड़ा पसंद है मुझे। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। और रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही ना टपका तो फिर लहू क्या है। मिर्जा गालिब को आप उर्दू के सबसे अजीम शायरों में जरूर शामिल करते हो, लेकिन खुद मिर्जा गालिब को यह एहसास नहीं था कि वो उर्दू के सबसे अजीम शायर हैं। एक और अजीम तरीन शायर थे मीर तकी मीर, ठीक है कि नहीं। और जब मिर्जा गालिब ने मीर तकी मीर के शेर पढ़े तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आपके इस शेर पर तो मैं कहीं अपने दीवान लुटा दूं। दीवान मतलब शायरों से लिखी किताबें। रेख्ता वो जुबान है जो कि दक्कन भारत में पनपी, और इसी रेख्ता जुबान को आप वर्तमान समय में उर्दू के तौर पर देखते हैं। यानी जिस जुबान को आप उर्दू कहते हैं उसका प्राचीन नाम क्या था, रेख्ता। तो उसी से संबंधित एक शेर था। इस शेर का अर्थ है कि गालिब ये बताना चाहते हैं कि दुनिया भले मुझे उर्दू का सबसे अजीम माने, लेकिन मुझसे पहले भी कोई एक शानदार आकर चला गया है, ठीक है। और वो लाइनें कुछ ऐसे थी कि एक रेख्ता के रहनुमा तुम ही नहीं गालिब, सुना है जमाने में कोई मीर भी था। चलो अब विद्रोह में आ जाते हैं, लौट आते हैं, शायरी में डूब जाते हैं तो विद्रोह हिंसा सब कुछ चला जाता है दिमाग से। लौटते हैं जल्दी से। 20 सितंबर 1858 को दिल्ली पर पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया जाता है। 20 सितंबर 1858 को दिल्ली पर पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया जाता है। और ना केवल दिल्ली पर पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया जाता है, या ये जाता है कि आपके मोहम्मद जो है आपके बहादुर शाह सेकंड जफर जो है, इनको भेज दिया जाता है रंगून। इनको कहाँ भेज दिया जाता है, इनको रंगून भेज दिया जाता है। और इनकी बीवी जो है जीनत महल, इनको भी इनके साथ वहीं रंगून भेज दिया जाता है, ठीक है। और जब ये रंगून में जाते हैं तो आपको मालूम है कि वहीं पर आपके 7 नवंबर 1862 को, कब 7 नवंबर 1862 को आपके बहादुर शाह सेकंड जफर को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है कि नहीं। बड़ी दर्द भरी शायरी लिखकर चले गए कि ना किसी आंख का नूर हूं, ना किसी की आंख का प्यारा हूं। ऐसा कुछ लिखा कि भाई मैं इतना ज्यादा इग्नोर्ड आदमी हूं कि ना मेरे रहने से किसी को फर्क पड़ता है, ना मेरे ना रहने से किसी को फर्क पड़ता है। ये भी गजब बात है। और अगर इस बात का ख्याल रखा जाए तो मुझे लगता है कि हर आदमी अपने आप में जो है बहादुर शाह सेकंड जफर ही है कि नहीं। अब इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे कि जब दिल्ली का मामला समाप्त हो जाता है तो बख्त खां जो है वो लखनऊ चले जाते हैं। तो अब हम क्रांति ले चलते हैं तेजी से, कहा क्रांति ले जाते हैं अपने लखनऊ की तरफ। और लखनऊ में देखिए क्या हो रहा है। लखनऊ में क्रांति होती है 4 जून को। कहां होती है, लखनऊ में क्रांति फैलती है 4 जून 1857 को। बट लखनऊ की कहानी क्या है जरा इसको देख लेते हैं। अवध को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अवध को ब्रिटिशर्स की धाय मां कहा गया है। अवध को ब्रिटिशर्स की क्या कहा गया है, धाय मां कहा गया है, ठीक है। धाय मां का मतलब भारत में ब्रिटिशर्स को अगर सबसे ज्यादा किसी ने पैम्पर किया है, पोषित किया है, तो वो थे कौन, अवध के लोग। अवध के उस समय के जो आपके नवाब थे वो थे नवाब वाजिद अली शाह। और नवाब वाजिद अली शाह जो है, इन्होंने क्या किया कि बकायदा अवध के लोगों का अच्छी खासी मात्रा में ध्यान रखा, ठीक है। और ऐसे में आप क्या देखेंगे कि जो वाजिद अली शाह है उनके साथ आपके ब्रिटिशर से खेल ये भी खेल रहे थे कि किसी प्रकार से अवध को भी एनेक्स कर लिया जाए, अवध को भी जो है ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया जाए। पंजाब आ ही चुका था 1849 में। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ये बोलकर डलहौजी बर्खास्त कर देता है कि वहां कुशासन है। जैसे ब्रिटिशर्स खुद जब भारत में आए थे तो रामराज्य स्थापित करने आए हों, इन्होंने बोला कि अवध में जो है कुशासन चल रहा है, और चूंकि कुशासन चल रहा है तो उससे जनता त्रस्त है, जनता दुखी होगी तो हमारी आत्मा को बड़ी चोट पहुंचेगी, हमारी आत्मा चिटक जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है, नवाब वाजिद अली शाह को तख्ता जो है उनसे छीन लिया जाता है। अब यहां पर जो इनकी बीवी है बेगम हजरत महल, कौन है, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल की एक उपाधि आपके महक परी भी था। अब ये वाजिद अली शाह को मालूम हुआ कि उन्होंने ऐसी उपाधि क्यों दी, बट जो उपाधि दी है वो ध्यान रख लेना, कभी पूछा जा सकता है कि आपके बेगम हजरत महल जो है उनकी उपाधि क्या थी, महक परी। अच्छा 2 बातें मैं तुम्हें बता दूं, बेगम जीनत महल और बेगम हजरत महल में कंफ्यूज ना होना। जीनत महल बहादुर शाह सेकंड जफर की जो है बेगम थी, और हजरत महल जो है वो आपके वाजिद अली शाह की बेगम थी। दोनों को एक दूसरे में जो है एक्सचेंज मत कर दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि बेगम हजरत महल का एक पुत्र था, आल वेस्ट था बट पुत्र था, और वो था बिरजिश कादिर। कौन था, बिरजिश कादिर। बेगम हजरत महल का ये कहना था कि चलिए ठीक है, वाजिद अली शाह साहब अगर नहीं आ सकते तो ठीक है, बट आप वाजिद अली शाह के जो पुत्र हैं उनको जो है अवध की सत्ता दे दीजिए और आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, बट एटलीस्ट सत्ता तो नवाब के पास रहनी चाहिए ना, कि आप राज्य ही हड़प लेंगे। तो इसी एक बात को लेकर क्या होता है कि आपके बिरजिश कादिर
को लखनऊ का नवाब बनाने के लिए बेगम हजरत महल द्वारा 4 जून 1857 को अवध में इस विद्रोह की शुरुआत की जाती है। और अवध का इस समय जो रेजिडेंसी का कमांडर था वो था हेनरी लॉरेंस। कौन था? हेनरी लॉरेंस। ठीक है। अब अहमदुल्ला जो इनके सपोर्टर थे, ये कानपुर के थे, और अहमदुल्ला जो इनके सपोर्टर थे, इनकी चिन्हट के निकट हेनरी लॉरेंस की सेना से बहुत तगड़ा युद्ध होता है और चिन्हट में हेनरी लॉरेंस को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। जो रेजिडेंसी में आप गोलियां बरसते देखते हैं, रेजिडेंसी, लखनऊ की रेजिडेंसी में जो आज में निशान है वो 57 के संग्राम के ही हैं। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि बाकायदा हेनरी लॉरेंस चिन्हट के युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है कि नहीं? और हेनरी लॉरेंस की जब लखनऊ में मृत्यु हो जाती है, इसके बाद हैवलॉक और आउटरम नामक 2 कमांडर्स को लखनऊ रिकैप्चर करने के लिए भेजा जाता है कि नहीं? और हैवलॉक और आउटरम जो है, जब ये भी असफल रहते हैं, तब अंततः तौर पर क्या देखेंगे कि 21 मार्च 1858 को, कब? 21 मार्च 1858 को अंततः कैंपबेल जो है वो सफल होता है आपके किस पर अधिकार करने के लिए? लखनऊ के जो है ऊपर अधिकार करने के लिए।